बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। भाई मानना पड़ेगा कि ठंड जरूर है, सर्दी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद इस कदर हसीन दिन गुजर रहे हैं। आप देखिए कैसा क्लियर स्काई है, खुला आसमान आपको नजर आ रहा है, सनी शाइन। मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं लाहौर आने के बाद मेरा ख्याल है कि ये पहला तजुर्बा होगा मेरा जिसमें मैं देख रहा हूं कि बड़ा ही खुशगवार मौसम है और इसके साथ साथ आपको शुक्र है कि स्मॉग का जिक्र नहीं हो रहा है। हाँ, ये बड़ी अच्छी चीज है। और इसके पीछे ये खुलकर जो बारिश जो हुई है और बादल बरसे हैं उसका ही मेरा ख्याल है इस मौसम से सिर्फ वही लोग बीमार हो सकते हैं जिन्होंने पहले ही जैकेट्स उतार के रख दी हैं कि गर्मियां आ गई। गर्मियां नहीं आई है, सर्दी मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो है देखें कि कैसा जबरदस्त सनी डेज। और आगे भी मजीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, और ये हमने आपको बताया था और आगे भी साथ साथ बताते रहेंगे। एक और स्पेल आ रहा है और उसके तहत फिर बारिशें होंगी, यानी सर्दी का दौरानिया थोड़ा तवील होगा। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं होगा इंशाल्लाह। हमारा रमजान जो है वो बड़ा ठंडा ठंडा और अच्छा बेहतरीन गुजरेगा। और हम मौसम की बात कर रहे हैं, जरा कुछ सियासी मौसम की अब बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मुल्क-गिर एहतजाज की कॉल दे रखी है और इस हवाले से जो उनकी तैयारियां हैं वो भी की जा रही हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा है कि 8 फरवरी को ट्रांसपोर्ट मुअत्तल और दुकानें बंद रहीं, और इसके साथ कहा ये जा रहा है कि शायद 8 फरवरी को जेल भरो तहरीक का भी ऐलान किया जाए। तो अपोजिशन का जेल भरो तहरीक का ऐलान अगर हो जाता है तो हुकूमत की मुश्किलात में कितना इजाफा होगा। उधर वादी तीरा की बात करें तो वहाँ ऑपरेशन को लेकर के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और विफाक आमने सामने है। गुज़िश्ता रोज़ विफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वादी तीरा में ऑपरेशन को मफरूज़ा उन्होंने करार दिया। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ये कहना है नकले मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ जिसमें 24 या 26 के करीब मिश्रान जो थे वो शामिल थे। वो टीटीपी के पास के कि हमारी यहाँ पे माइग्रेशन जो है वो स्टार्ट होनी है, कोई कंसेंसस क्रिएट किया जाए उस सिलसिले में, और वो जाके फिर सूबाई हुकूमत को भी जाके मिले। ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं जिसमें ये सारी माइग्रेशन वगैरह जो है कि और उसका सारा पैकेज है बीच में। इसमें कोई फौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में के और सूबाई हुकूमत में तय पाई। ऑपरेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता, एक नंबर। दूसरे नंबर पे कि माइग्रेशन जो है ये एक रूटीन है। केपी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का, अपनी फेलिंग्स का, वो फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई। गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर भी लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नोटिफिकेशन के जरिए 4 अरब जारी किए। वज़ीर आला केपी कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं, अरबों रुपए बांटे जा रहे हैं, वज़ीर आला को पता ही नहीं। 4 अरब की वारदात करो, बाद में मुकर जाओ, मलबा फौज पर डाल दो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि दहशतगर्दी के इशू पर ना सियासत होनी चाहिए और ना नरम गोशा। हमारी आपस की जंग में दहशतगर्द जीत जाएंगे, जो हमें मार रहे हैं हम उनसे मुज़ाकरात की बात नहीं करते। का ताल्लुक है उस पे मैं इस बात पे कायल हूँ कि एक बयानिया रखो, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद करो, इस भी सियासत ना करो। अगर कोई बात आ जाती है तो खुदा रहा इसको वीटो और प्रेस रिलीज ना करो, इसको मुतालिका फोरम पे करो, वरना इस बयानिए की जंग में न तेरा बयानिया जीत जाएगा न उनका बयान सूबाई हुकूमत का भी बयानिया। सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि न सीवाई का जीत जाएगा न कौमी का जीत जाएगा, दहशतगर्दों का बयानिया फिर। ये थी अब तमाम सूरत हाल, इस पर हम करेंगे बात। हमें ज्वाइन कर चुके हैं आमिर रियाज सराना साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये कि सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो चुका है, इसके बाद मुल्क की सियासत की सूरत हाल आप क्या देखते हैं? और दूसरा ये कि जो 8 फरवरी को एहतजाज का ऐलान हुआ है और हो सकता है कि जेल भरो तहरीक भी शुरू हो जाए, जिसकी बातें भी चल रही हैं, कोई कामयाबी मिलती हुई देख रहे हैं आप? लेकिन जाहिर है कि हिज़्ब इख्तिलाफ को अपनी सियासी आवाज़ बनाने के लिए मुश्किलात का सामना है। ऐसे में वो ये जो स्ट्रीट मूवमेंट चला रहे हैं, जेल भरो तहरीक का ऐलान महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि हम कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कैसे हो सकता है। वो नफसियाती सियासी हरबा इख्तियार करेंगे
जो हुकूमत को जिज करने के लिए, हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन इस सारे में जो गायब हैं वो है इमरान खान, क्योंकि ये अब सोहेल अफरीदी की अपनी जाती पब्लिसिटी उनकी टीम ने शुरू कर दी हुई है कि बस वो सबसे बड़े हैं और वो सब कुछ हैं, और इसका नुकसान उन्हें आने वाले दिनों में जरूर होगा। इमरान खान कभी भी किसी को अपनी पार्टी के अंदर इस तरह पनपने नहीं देते। जैसे ही जब उनकी मुलाकातें बहाल होंगी तो ये मसला बनेगा। लेकिन जो जिनके जिम्मे लगाया है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के, तो अभी वो अपनी समझे सफे दुरुस्त कर रहे हैं, उनको ओहदे मिल गए हैं, मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं लीडरों से, और जिम्मेदारी तो वही है ना कि पीटीआई के लीडर को रिहा कराना और मूवमेंट गवर्नमेंट के खिलाफ चलाना। अब वो कैसे करेंगे? अभी तक तो कुछ लोग इनके अपने खुद पीटीआई के स्टालवर्ड्स लिख रहे हैं, यूट्यूबर, सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स के, जी जो पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान ने बनाई थी सलमान अकरम राजा की सरबराही में, वो कहाँ है, उसकी कितनी मीटिंग्स हुई हैं, लोगों को नहीं पता चल रहा। अब ये सब 8 फरवरी के धारे में बह रहे हैं कि हमें क्या करना है। अब पंजाब के अंदर तो इनकी मूवमेंट नजर नहीं आ रही, केपी में वो जरूर भाग रहे हैं, चल रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वजीर आला मैदानों में जाने की बजाय बाजारों में जा रहे हैं ताकि रश को दिखाया जा सके। ये वो सिचुएशन है जिसके अंदर पीटीआई फंसी हुई है कि जब तक पंजाब से मूवमेंट नहीं होगी तो काम तो इनका नहीं बनना। तो अब देखें आमिर साहब, आपको लगता है कि मौलाना इसमें कोई किरदार अदा करेंगे? क्योंकि उनकी तर्जुमान की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि माजी में पीपीपी ने और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने भी उनको इस्तेमाल किया है, तो अब वो नहीं चाहेंगे कि पीटीआई भी उनको उसी तरह से इस्तेमाल करे। देखें, माजी में जब इन्होंने मिल के, जिसमें महमूद खान अचकज़ई भी शामिल थे, निकाला था इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए, तो उसके बाद तो फ्रूट्स मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को पूरी तरह मिले थे। यानी उनके बेटे वजीर मवासलात थे, पूरी विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों में उनका असर और रसूख था। फिर निगरान हुकूमत बनी तो समझे कि गवर्नर उनके समधी थे और सारी निगरान केपी की गवर्नमेंट उनकी थी। अब नतायज उसके बरक्स आए तो उससे वो नाराज हैं कि जी इन सब ने तो अपना अपना फायदा ले लिया, मैं रह गया। और इसीलिए उन्होंने इजहार किया कि उनके तर्जुमान ने कि इस दफा मौलाना फजलुर रहमान बहुत फूक फूक के कदम रख रहे हैं कि वो दोनों फायदा उठा गए, इस दफा पीटीआई ना उठाए, तो वो साइड पे उन्होंने अपना लियाकत बाग में जलसा भी 8 फरवरी को करने का ऐलान किया हुआ है। तो जाहिर है उससे अपोजिशन की जो मुत्तहिदा पोजीशन बननी थी वो तो कमजोर पड़ गई ना। स्ट्रीट पावर मौलाना फजलुर रहमान हर दौर में दिखाते हैं कि उनके साथ लोग जो मौजूद हैं, चाहे भले वो वोटर बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन जलसे जुलूस उनके बहुत शानदार अंदाज में होते हैं और बहुत भारी तादाद में लोग आते हैं। ऐसे में पीटीआई के पास अब महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास हैं कि वो कैसे लोगों को लेके आएंगे, क्योंकि इतवार को उन्होंने कहा ये छुट्टी करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, तो इतवार को तो वैसे ही छुट्टी होती है, और आपका शहर जहां आप बैठे हैं वहां तो बसंती रंग मौजूद होगा। बिल्कुल। और वहां पे तो सारी मेले ठेले लग रहे हैं। देखें, सुना है मरियम नवाज ने वहां पे ऐलान किया है कि बसें भी फ्री होंगी, रिक्शे भी फ्री होंगे, तमाम ट्रांसपोर्ट फ्री होगी पूरी सिटी में। मेले का समा होगा, तो वो आप उसको कैसे अपनी एजिटेशन में बदलेंगे? ऐसे नहीं होता, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये काम। उन्होंने भी पॉलिटिकली सही 21 साल के बाद वो लाहौर में बसंत करने जा रही हैं, जो जाहिर है उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग भी है कि खुदा न खास्ता गलत डोर आती है तो वो उसका सियासी तौर पर बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन बड़ा रश भी आ रहा है लाहौर में, बुकिंग हो चुकी हुई है होटलों की, बड़ी दुनिया जा रही है। हमें हमारे दोस्तों ने बताया कि जो नौजवानी में भी जाया करते थे और अब भी वो सारे वहीं की वहीं छतें लगाने के लिए, वैसे तो कबूतरों की छतें लगती हैं जब मुकाबला होता है, लेकिन इस दफा पतंगों की लगेंगी। बस फिर हम भी आपका इंतजार करेंगे, आपको होस्ट करेंगे हम लाहौर में, बस जरूर आइएगा। अच्छा आमिर साहब, ये जो सारी सिचुएशन है जिसके अंदर एक जानब यही अगर हम जिक्र कर लें कि बसंत है और वो ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है, जाज है, स्ट्रीट मूवमेंट है, एक तो आपने कहा कि तैयारी उस तरीके की दिखाई नहीं दे रही और जो क्राउड है वो पुल करना वाकई अब एक बड़ी चीज होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इतने बड़े अरसे के बाद। और जो ये सारी सिचुएशन बनी हुई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, आपको लगता है कि जो अपोजिशन लीडर हैं महमूद अचकज़ई वो कहीं ना कहीं कोई किरदार अदा करेंगे सियासी टेम्परेचर को नीचे लाने में, क्योंकि ऑलरेडी वो ख्वाहिश का इजहार कर चुकी हैं मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की? देखिए, जिनके मुतालबात में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो फौज बार बार कहती है कि आप फौज और अवाम में दरारें मत डालें, तो पहले तो उससे पीछे हटना पड़ेगा ना। पीटीआई को ये गारंटी देनी होगी और पीटीआई के हम ख्याल लोगों को, जिसमें महमूद खान अचकज़ई शामिल हैं, कि अब जब कोई सियासी जद्दोजहद करेंगे उसमें वो फौज को तनकीद का निशाना, फौज के चीफ को नहीं बनाएंगे,
तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, लेकिन मुलाकात भी ये तब कराएंगे जब इनको ये वो वाला काम ना हो जाए जो डॉक्टर उज़मा ने किया, आके जो ट्वीट फील्ड मार्शल के खिलाफ दागे और सारी कंपेन बना दी उसको। तो उसके बाद से तो फिर नाराजगी बहुत ज्यादा बड़ी भी है ना। कल बैरिस्टर गौहर के बारे में यही इतला था, बिल्कुल उनके बारे में बताया जा रहा था कि वो मिल लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और फिर उसके बाद अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो उसके ऊपर बात करते हुए दिखाई दिए कि जिसको भी मौका मिलता है उसको जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे इस पर? बैरिस्टर गौहर असल में ना अपने लोगों के डसे हुए हैं, अपने सोशल मीडिया के डसे हुए हैं। उन्हें पता है कि अगर वो अकेले मिलते फिर वो आके कोई बयान ऐसा ना देते। जाहिर है वो अभी जो आपने गुफ्तगू भी उनकी सुनवाई, तो वो कह रहे थे कि बयानिए फिर सबके रह जाएंगे, फिर दहशतगर्दों के बयानिए रह जाएंगे। तो वो तो इस बात के दाई हैं कि हमें अच्छे अंदाज में हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बना के इमरान खान की रिहाई। वो तो कहते हैं कि पहले हम रिहाई की बात करते थे, अब हम मुलाकात की बात पे आ गए और वो भी नहीं हो रही। तो वो है कि वो समझते हैं कि इमरान खान भी नाराज होंगे उनसे जाके अगर वो बाहर आके वो पूरी बात नहीं बताएंगे, और हो सकता है इमरान खान मिलने से अकेले से इनकार कर दें। अब ये वो घबराहट है जो सोशल मीडिया ने इमरान खान के अपने अंदर, उनके अपने ऊपर और उनकी पार्टी पे चढ़ाई हुई है। यानी एक ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई है कि उनके प्रेशर इतना है लोगों का कि आपको अपनी उनकी बहन को या किसी और वकील को साथ लेके जाना होगा। तो बैरिस्टर गौहर जैसे लोगों को तो स्पीकर ने भी पहले ऑफर की थी कि आप जब चाहें जाके मिलने, हम मिलवा देते हैं। लेकिन उस वक्त भी उन्होंने डॉक्टर उज़मा को आगे किया था कि नहीं, उनकी हमशीरा को मिलवा दें, हम काबू कर लेंगे, कोई ऐसी बयानिया नहीं बनेगा। तो बैरिस्टर गौहर इस वजह से नहीं जा रहे। वो उन लोगों में से शामिल हैं जो समझते हैं कि अपनी पार्टी को भी बचाया जाए, लीडर के लिए भी कुछ सियासी रास्ता बनाया जाए। लेकिन जिन लोगों की किस्मत इस बात पे चमकी हुई है कि इमरान खान अंदर रहे और उनके पास डॉलर भी आए, शोहरत भी आए, तो वो तो नहीं चाह रहे हैं ना ऐसा। ये पार्टी आपको लगता है क्लैरिटी के साथ ग्रुपिंग हो चुकी हुई है। आपको ये लगता है कि इस वजह से भी हो सकता है कि अब लोग ये भी पूछेंगे कि सिर्फ इन्हीं को इजाजत क्यों मिली? ये पहले हो चुका हुआ है एक दफा, जब सलमान अकरम राजा ने कहा था ना कि कर्नल इजाजत देते हैं, और उसके बाद मैंने ये वाकया सुनाया भी हुआ है, थोड़ा सा सुना देता हूँ जल्दी कि बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और अली जफर गए थे तीनों मिलने। और उस दिन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट से आपने बातचीत करने का कहा था, तो वो अपना एक नुमाइंदा दे देंगे और एक PMLN का होगा और एक आप दे दें। तो उन्होंने ना झाड़ के कहा था बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं करनी, जो जिसने करनी है मुझसे करो। बाहर निकल के डेवड़ी पे उन्होंने कहा सलमान अकरम राजा और उससे कि एक तो मुझे ये बताओ कि आज तुम दोनों को किस कर्नल ने बुलाया? चलो मुझे तो कर्नल ने बुलाया ना मुलाकात के लिए, जो आपका सवाल था। तो और दूसरे तुम दोनों मेरे साथ क्यों नहीं बोले जब तय करके गए थे? तो बैरिस्टर गौहर को बड़ा क्लियर पता है कि लोग इस तरह की कोशिश को जो इमरान खान के लिए हो, इनके अपने अंदर लीडरशिप चिपकाने के लिए साथ नहीं देते, इसलिए वो नहीं गए। राइट, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब ये जो वादी तीरा में ऑपरेशन को लेकर हम देख रहे हैं, विफाक और खैबर पख्तूनख्वा आमने सामने है, इस पर आप क्या कहेंगे? और जिस तरह की बातें सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से की जा रही हैं, फिर डेफिनेटली कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ख्वाजा आसिफ ने और तारड़ ने जवाबात भी दिए बहुत सारे सवालों के। सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सुहेल आफरीदी साहब मेरा ख्याल है रेड लाइंस मुसलसल क्रॉस कर रहे हैं। और वो जो बात इमरान खान के ट्वीट से निकलती है कि जिस पे कहा जाता है कि फौज और अवाम में दरारें डालने की, तो सुहेल आफरीदी बिल्कुल वो काम कर रहे हैं, फौज के ऊपर मलबा डाल रहे हैं। जो 4 अरब रुपए जिसके ऊपर उन्होंने कहा कोई शर्म करो, हया करो, मैं ये समझता हूँ कि ये ज्यादती सूबाई हुकूमत कर रही है। लेकिन चूंकि मुश्किल में पाकिस्तान के आम शहरी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को किसी किस्म के भी सियासी इख्तलाफ को बालाए ताक रखते हुए ऑफर कर देनी चाहिए KP के CM को कि भाई बताओ करना क्या है, क्योंकि हमें लोगों की मुश्किलात से निकालना है। छोड़ दो इस बात को, क्योंकि वो बयानियां लोगों के अंदर नफरत का बना रहे हैं, इस सेंस में कि ये फौज चाहती थी इस शदीद मौसम में बाहर निकालें। हालांकि देखिए फौज के नुमाइंदे भी मौजूद थे, लेकिन उसकी सुपरवाइजरी जो है वो तो मुतलका डिप्टी कमिश्नर, मुतलका हुकाम कर रहे थे। जो मुज़ाकरात पहले हो रहे थे जरगे से, फिर TTP के लोगों से हुए और उन्होंने निकलने से इनकार कर दिया था। अब ऐसे में जब मौसम शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो क्या पाक फौज पूरे पाकिस्तान में आपको नजर नहीं आती मदद करती हुई? जहां आम शहरी या जो हमारे सिविलियन इदारे नहीं पहुंचते, वहां मुसल्लह फौज पहुंचती है। जाहिर है वो हमारी अपनी मुसल्लह फौज है। अब उनको ही मतून कर देना और ये प्रेशर डालना, मेरी तो अपनी दानिश में ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर को आगे बढ़ के बात कर लेनी चाहिए CM से कि भाई पहले भी आपको फोन किया था, आपने उसे सियासी तौर पे किया, और खुद रिलीज करें उस सारी गुफ्तगू को
अगर वो नहीं बात करते तब भी बताएं, लेकिन आम शहरी की मुश्किलात को सामने रखते हुए वफाकी हुकूमत को बड़े भाई का, बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए आगे आना चाहिए ताकि ये सिचुएशन डिफ्यूज हो सके। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, एक और तशवीश है जो इमरान खान साहब जो बानी पीटीआई के जो हवाले से आ रही है सामने, उनकी सेहत के हवाले से आ रही है, खासकर उनकी आंखों के मुआयने के हवाले से आ रही। तो एक एक्स पर जो बयान है शौकत खानम की जानिब से, टीम अपील कर रही है कि उनको मौका दिया जाए वहां जाने का, और राना सनाउल्लाह भी ये कह चुके हैं कि बिल्कुल अगर जरूरत पड़ी तो अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा, और जेल के अंदर भी एक अस्पताल मौजूद है जो सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल आप देखते हैं? और अगर मैं ये कहूं कि उन्हें मुंतकिल कर दिया गया था और वो मामला ठीक हो चुका है, तो ये कोर्ट में जाएं, मेडिकल रिपोर्ट लें तो आ जाएगी कि वो सफेद मोतिया का मामला हल हो चुका है। अच्छा, तो फिर क्या होगा? दुरुस्त, आपने खबर दे दिया हमें, आपने बता दिया, बहुत शुक्रिया कि सिचुएशन जो भी थी रिजॉल्व हो चुकी है। दुरुस्त। अच्छा आमिर सर, हमने डिस्कशन आपसे की, आपका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया जो सियासी सूरत हाल इस वक्त मुल्क की बनी हुई है। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब आपकी मुलाकात करवाते हैं गिलगित बल्तिस्तान की उस बेटी से जिन्होंने तालीम को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि समाजी तब्दीली का जरिया बनाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ माहिर तालीम डॉक्टर सलीमा बेगम की। हाल ही में आगा खान यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स डे अवार्ड्स 2026 में उन्हें तालीम के शोबे में गैर मामूली और पायदार खिदमात के एतराफ़ में डिस्टिंग्विश्ड अलुमनाई अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर सलीमा का तालीमी जो सफ़र है एक आम स्कूल टीचर से शुरू हुआ, मगर उनकी सोच और विजन गैर मामूली था। 2 दहाइयों तक तदरीस से वाबस्ता रहने के बाद उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के दूरफ्तादा और क़दामत पसंद इलाकों में खास तौर पर लड़कियों की तालीम के लिए वो काम किया जो आज एक मिसाल बन चुका है। सिर्फ यही नहीं, कम उम्र की शादी जैसे समाजी मसाइल पर भी आवाज़ उठाई और माओं को खुद कफी होम एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला अफजाई की ताकि वो अपनी बेटियों की तालीम के अखराजात खुद बर्दाश्त कर सकें। उनकी यही खिदमात उन्हें आलमी सतह पर भी मुमताज़ बनाती हैं, जहाँ वो ग्लोबल टीचर प्राइज समेत मुतादिद बैनुल-अक़वामी एजाज़ात हासिल कर चुकी हैं। आज वो अमरीका में मुकीम हैं और यूनिसेफ के साथ बतौर एजुकेशन ऑफिसर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। अभी हमारे साथ मौजूद, बात करते हैं। डॉक्टर साहबा, ऑनर टू हैव यू विद अस राइट नाउ। आप यूएस में मौजूद हैं और रात गए तक हमारे साथ जो है गुफ्तगू कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो डॉक्टर सलीमा की जानिब से एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम और तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और करंटली मैं अपने एजुकेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के साथ मसरूफ़ हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे AKU का अलमनाई अवार्ड अभी रिसेंटली कन्फेयर हुआ है मेरे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स और अवार्ड्स की वजह से, जो कि नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया था। ये अवार्ड जो AKU के फाउंडर्स डे का अवार्ड है वो 2023 में इनिशिएट हुआ और AKU के 40th एनिवर्सरी पे ये इस अवार्ड की बुनियाद रखी गई और फर्स्ट अवार्ड मार्च 2023 में दिया गया। इस अवार्ड की 4 कैटेगरीज थी। एक प्रेसिडेंट मेडल जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज जो AKU के लिए सर्व करते हैं। दूसरा डिस्टिंग्विश सर्विस अवार्ड AKU के जो फैकल्टी, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग एंड देन टीचिंग स्टाफ, एंड डिस्टिंग्विश लीडरशिप अवार्ड, और 4th कैटेगरी है डिस्टिंग्विश अलमनाई अवार्ड। और इस साल मोर देन 600 AKU के अलमनाई में से AKU ID इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट में ये अवार्ड मुझे दिया गया है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ और खान यूनिवर्सिटी का और तमाम मेरे चाहने वालों का और जिन लोगों ने मेरे यहाँ तक पहुँचने में कंट्रीब्यूट किया है उन तमाम ऑर्गेनाइजेशन का, फर्स्ट ऑफ ऑल AKU खान यूनिवर्सिटी का और देन एजुकेशन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान का, जिन्होंने तमाम जो मेरी एजुकेशन जो मैंने इन सर्विस इंटरमीडिएट के बाद मेरी इंडक्शन हुई थी टीचिंग में और इंटरमीडिएट के बाद मैंने बैचलर्स इन साइंस एजुकेशन किया, फिर 3 मास्टर्स की डिग्रियां मैंने हासिल की और देन PhD किया और तमाम एजुकेशन मेरी डिस्टिंक्शन के साथ मैंने कंप्लीट की। एजुकेशन डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है और AKU खान यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि 2004 में जी आप कंटिन्यू कीजिए। 2004 में जब मैंने AKU ID से मास्टर्स इन एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया
तो वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि AKU वो वाहिद इदारा है जहाँ पे आपको लर्निंग हाउ टू लर्न का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। वहाँ पे टीचर्स आपको रिसर्च स्किल सिखाते हैं और टीचिंग थ्योरीज, अपडेटेड टीचिंग थ्योरीज और इमर्जिंग ट्रेंड से आपको ओरिएंट करते हैं। न सिर्फ थ्योरी बेस पे आपको सिखाते हैं, बल्कि उस थ्योरी को आप प्रैक्टिकली क्लासरूम लेवल पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। टीचर्स अपनी सुपरविजन में उस प्रैक्टिस को हमारे साथ होते हैं और हमें सिखाते हैं, और हम स्टूडेंट्स को सिखाते हुए उन तमाम टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज उसके मुताबिक लेसन प्लान करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। डॉक्टर साहब, यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से आपने अपने उस सफर का आगाज किया, यानी तदरीस से तो आप वाबस्ता रहीं, लेकिन जो काम आपने गिलगित बल्तिस्तान के ये जो दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ तक का जो सफ़र था, और वहाँ पर जो ख़वातीन के लिए, जो बच्चियों के लिए आपने काम किया, वो डेफिनेटली वो भी काबिल तहसीन है। और जिस तरीके से आपने ये किया कि जो ख़वातीन हैं उनको बाइख्तियार बनाया जाए ताकि अपनी बच्चियों की तालीम के अखराजात वो खुद बर्दाश्त कर सकें, इन तमाम इक़दामात को जिस तरह से आपने मौसर बनाया, कितना ये चैलेंजिंग था आपके लिए सारा सफ़र? बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग, जो कि मैं उसकी डिग्री बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद आप खुद एक बच्चा होते हैं, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे नहीं होती है। लेकिन मैं एक कमिटेड, हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी के साथ काम करने वाली इंडिविजुअल हूँ शुरू से, और सिस्टमेटिकली मैं प्लानिंग करती हूँ अपनी टीचिंग में, और तमाम एविडेंसेस को जो भी मैं एक्टिविटीज़ में प्लान करती थी वो रिकॉर्ड रखती थी। तो प्राइमरी स्कूल में मेरी इंडक्शन हुई, और प्राइमरी स्कूल के बाद जब ग्रेजुएट होते थे तो बच्चियों की शादियां होती थी उस कम्युनिटी में। तो मैंने मिडिल क्लासेस स्टार्ट की, क्योंकि स्कूल को अपग्रेड में करना चाह रही थी, और उसमें मैं इंडिविजुअली मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो मैंने कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया इस इनिशिएटिव में, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बुनियाद रखी, और मदर्स सपोर्ट ग्रुप, जिसको MSG का नाम मैंने दिया, उसकी बुनियाद रखी, और मदर्स को हर घर डोर टू डोर उनको भेजा ताकि वो पेरेंट्स को कन्विंस करे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। और आफ्टर प्राइमरी एजुकेशन वो मिडिल और देन हायर सेकेंडरी तक उनको कंटिन्यू करने के लिए। फिर उसके बाद ये इनिशिएटिव कामयाब रहा। SMC की इन्वॉल्वमेंट से कुछ वॉलंटियर टीचर्स भी हमने इंडक्ट किए, और देन गवर्नमेंट के साथ मैंने बहुत क्लोजली लिजाइनिंग की, और एक लोकल लेवल पे एक फंड मैंने फंड शुरू किया, क्योंकि लाइक माइंडेड लोग जो थे मेरे साथ, जो जॉब करने वाले लोग थे, वो मंथली हम 200-300, उस वक्त जो 90s की बात है, हम कलेक्ट करते थे। उससे जो अल्ट्रा पुअर जो गर्ल्स थी उनकी एनुअली जो बुक्स थे, जब न्यू क्लास में वो प्रोमोट होते थे, उनकी बुक्स हम खरीदते थे, उनको यूनिफॉर्म दिलाते थे उनको, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में जो सर्दियों का मौसम बहुत हार्श होता है, तो उनके लिए जर्सियां खरीदना, जूते, मोजे वगैरह। तो वो इस फंड ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, और मेरे जो साथी कुछ उनमें से इंतकाल कर गए हैं और कुछ हयात हैं जो जॉब कर रहे हैं, तो उनके इस मदद से, वसातत से, और SMC में हमारे एक बहुत ही विजिलेंट और एक्टिव मेंबर हैं, मातम शाह, अभी भी जिंदा हैं, और अल्लाह उन्हें सलामत रखे, वो सुन रहे होंगे। तो उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया मुझे, और प्राइमरी स्कूल से मिडिल को अपग्रेड किया, और मिडिल से फिर से हाई स्कूल में हमने उस स्कूल को अपग्रेड किया, और मैंने साइंस क्लासेस की बुनियाद रखी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी अचीवमेंट्स तो इतनी सारी हैं, अगर हम बारी बारी उनका जिक्र करने लगेंगे तो एक पूरा हमें जो है ना दिन चाहिए होगा कम से कम उसके लिए बात करने के लिए। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि आपको एक और अवार्ड मिला है जो लोकल लेवल पर है। इंटरनेशनल लेवल्स पर तो बहुत सारे अवार्ड्स आपने जीत ही लिए हैं, लेकिन आगा खान जो है, आगा खान यूनिवर्सिटी, उन्होंने आपको डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाई का अवार्ड दिया है। ये अवार्ड मिलने पर आपके क्या एहसास है? मैं
आपका नाम मुझे नहीं आता है। मैं बहुत ही लकी फील कर रही हूँ। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मोर देन 600 AKU के अलमनाई में से मुझे चुना गया और मेरे काम को सराहा गया। और क्योंकि ये बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है और ये ऐसे आपको नहीं मिल सकती है। उसके लिए ये अचीवमेंट हासिल करने के लिए आपको अपने काम को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज प्लान करना पड़ता है, उसको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और जहाँ जिस प्लेटफॉर्म में भी आप किसी अवार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके काम के जो अचीवमेंट्स है, अचीवमेंट्स के साथ आपकी एविडेंसेस भी होनी चाहिए ताकि वो एविडेंसेस आपको सपोर्ट करें जो जुबली होती है। डॉक्टर साहब, आपकी अचीवमेंट सब काबिले तहसीन है, हमें आप पे बहुत फख्र है और दुआगो हैं कि आगे भी आप इसी तरीके से काम करती रहें। आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलीमा बेगम हमारे साथ मौजूद थी। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करते हैं एक्सप्रेसो किताब और जानते हैं कि आज किस किताब के बारे में बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। इस वक्त गिलगित में हूँ और गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा रीजन है जहाँ पे हम सिर्फ ये करने नहीं आते कि यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरीज़ हैं, जो प्रोग्रेसिव एक जहन है उसको देखने आते हैं, बल्कि यहाँ पे अगर हम दूसरी तरफ इल्मी और फ़िक्री हवाले से देखें तो भी ये रीजन जो है ये ऐसा है जहाँ से रहनुमाई ली जा सकती है। तो हमारे साथ जो है इस वक्त अजीज़ अली दाद बैठे हैं जो सोशल साइंटिस्ट हैं, फ़िलासफ़ी के हवाले से यूके और जर्मनी वगैरह में तालीम हासिल की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी लाइब्रेरी है जो कि अमूमी तौर पे सोशल मीडिया पे जब इस लाइब्रेरी की तस्वीर आती हैं तो लोग, और मैं डेफिनेटली चाहूँ जाता हूँ, कुछ हम जूम करके जब किताबें देखते हैं तो यकीन कीजिए कि थोड़ा सा एहसास कमतरी में मुब्तला हो जाते हैं कि इतना वसीअ मुताला है। अजीज़ साहब से मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक्सप्रेसो किताब में अपनी जो पसंदीदा ऐसी किताबें हैं या ऐसे राइटर्स हैं जो कि आप समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम को पढ़ना चाहिए, उसके हवाले से मेरा रहनुमाई दें। और सर, थैंक यू वेरी मच, एक तो आपने टाइम दिया। ये बताइए कि ये वाली किताब के बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को आगाही दीजिए कि ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है। ये किताब थॉमस कून की किताब है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस। ठीक है। ये एक पाथ ब्रेकिंग बुक इसलिए है कि मैं क्योंकि फ़िलासफ़ी का स्टूडेंट हूँ तो हमारे सब्जेक्ट में एक फ़िलासफ़ी में एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, फ़िलासफ़ी ऑफ साइंस, विच इज़ टोटली अननोन सब्जेक्ट इन पाकिस्तान। हम साइंस को बहुत ही वो समझते हैं। तो इस किताब में खुद फिजिसिस्ट थे, उन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में गालिबन प्रोफेसर थे फिजिक्स के। तो इसमें वो साइंस का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है नॉलेज प्रोडक्शन का, उसको रिजेक्ट करता है। वो क्या है, वो लीनियर प्रोग्रेशन एक्यूमुलेशन होती है, लीनियर। ठीक है। नॉलेज को हम एक्यूमुलेट करते हैं, जमा करते जाते हैं, तो बढ़ाते जाते हैं। मैं आज कोई साइंटिफिक काम कर तो उसके ऊपर फिर हम साइंटिफिक इमारत तामीर करते हैं। थॉमस कून इसको रिजेक्ट करता है। तो उसने इंट्रोड्यूस करवाया जो हम सोशल साइंसिस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पैराडाइम का लफ्ज़, पैराडाइम शिफ्ट का लफ्ज़ उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो इनका कहना है कि एक डोमिनेंट या नॉर्मल साइंस कहता है, नॉर्मल साइंस वो होती है जो हमें चीज़ों को करने के लिए एक नुक्ता-ए निगाह देती है या करने का तरीक़ाकार देती है। ठीक है। सो दैट इज़ नॉर्मल साइंस। वो उसके थ्रू हम प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, लेकिन वो एक स्फीयर के अंदर ही काम कर रहा होता है। लेकिन वक्त के साथ ये होता है कि बाज़ कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा होते हैं क्योंकि उसी पैराडाइम में काम करते हुए उन कॉन्ट्रडिक्शंस पे नज़र नहीं जाती है। ठीक है। तो होता ये कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए पैदा होती है क्योंकि सर्टन मेथोडोलॉजी के आप अंदर हैं, अंदर मेथड में फंस जाते हैं। रियलिटी बड़ी है, रियलिटी चेंज होती है और बड़ी है, हमेशा एक्सीड करते हैं हमारे थ्योरी से। नहीं कर पाता वो। हाँ, वो क्योंकि वो फिर रिजिड हो जाता है। उसके बाद क्योंकि साइंस करने के भी तरीके हैं ना, गिवन तरीके, आपको उस तरीके से करना है। तो लेकिन बाज़ लोग उन जो चीज़ें नए सवालात उभरते उन पर गौर करना स्टार्ट कर देते हैं तो ग्रेजुअली क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअली वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। उसके बाद वो बहुत इतने मजबूत होते हैं कि एक पूरा नया पैराडाइम आता है तो पुराने पैराडाइम को शिफ्ट करा देता है, शिफ्टिंग आ जाती है। इसको वो साइंटिफिक रेवोल्यूशंस कहता है थॉमस कून। इनका कहना ये है कि साइंस सिर्फ ऑब्जेक्टिव साइंस नहीं है, इट इज़ रिलेटेड टू सोसाइटी। सोशल जो ट्रेंड्स जो होते हैं, सोसाइटी भी इन्फ्लुएंस करती है साइंस को। ये इसीलिए बहुत अहम है क्योंकि ये बहुत ही अहम थियोरेटिकल एक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग। तो इसको
इसकी वजह से इसको फिर सोशल साइंसेस में अप्लाई किया गया है। लेकिन वो वार्न करता है कि सोशल साइंसेस अभी प्री पैराडाइमेटिक स्टेज में है, ये पैराडाइम में दाखिल हुए नहीं है, लेकिन आजकल हर जगह ये इस्तेमाल किया जाता है इसको। और सर्टन कोई पास्ट में हम ऐसी कोई वेव्स देखते हैं या कोई ऐसी मुख्तलिफ मरहले देखते हैं साइंस के अंदर जिसको रेवोल्यूशन का नाम देते हैं, तो इस तरह का हम पास्ट में देख सकते हैं कि कहीं बड़ी ऐसी हुआ है। अरिस्टोटेलियन जो साइंस थी उसको या यूक्लिड की साइंस से उसको रिप्लेस किया, न्यूटोनियन साइंस ने रिप्लेस किया, फिर आइंस्टाइन ने फिर रिप्लेस बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स शुरू में तो आइंस्टाइन को ऐसा लगता था कि फिक्शन है, बिल्कुल नहीं लगता था ना, मतलब इवन साइंटिफिक जो कम्युनिटी थी वो क्योंकि अगेन उसके अंदर पैराडाइम के अंदर थी, तो वो शदीद क्रिटिसाइज कर रहे थे आइंस्टाइन को कि बिल्कुल ये आप कहाँ से ले आएंगे ये तखय्युल है। तो इस लिहाज से ये किताब इसलिए मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है कि ये आउट ऑफ बॉक्स चीज़ों को देखना, बहुत दूर से चीज़ों को देख के बड़ा, इसका मतलब ये है कि ये फिलॉसफी के स्टूडेंट्स के लिए तो ज़रूरी है किताब, लेकिन साइंटिस्ट्स के लिए ज़रूरी है, साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी है, फिलॉसफी के इवन सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाजमी है, तो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है। इट वाज पार्ट ऑफ माय कोर्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंसेस। मतलब मेरा ताल्लुक क्योंकि साइकोलॉजी से, हाँ, तो मेरे इसलिए पढ़ना ज़रूरी है इसके लिए, बिकॉज मैं थोड़ा सा उसको, ताकि साइकोलॉजी की जहाँ पे, क्योंकि साइकोलॉजी ये जो आपने किताब बताई है इसकी सबसे रेलेवेंट अगर सोशल साइंस में देखें तो साइकोलॉजी इसलिए बिकॉज ह्यूमन कंडीशन और ये जो मामला है ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, बल्कि ह्यूमनिस्ट हमारा जो स्कूल आया वो इसी वजह से आया, क्योंकि उन्होंने कहा जी बिहेवियरिज्म जो है ये तमाम चीज़ें तो बहुत ही अपसेट है, आपने तो बिल्कुल एनिमल के साथ बहुत ही मैकेनिकल कर दिया, क्योंकि ह्यूमन जो है कहीं कम्प्लेक्स है, स्पेशली कॉन्शियस का फिनोमेना जो बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट उस फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस में एक और सब्जेक्ट होता था फिलोसफी ऑफ बायोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव साइंसाइंस, तो उधर हमने फिर फिलोसफी की मुख्तलिफ आर.डी. लेंग वगैरह, हमने फ्राइड तो खैर क्लासिकल है, आर.डी. लेंग वगैरह जो नए साइकोलॉजिस्ट को हमने पढ़ा है वो। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर। और ये किताब नाज़रीन ज़रूर पढ़िएगा, ये किताब फ़िलासफ़ी के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, साइंटिस्ट्स के लिए है और फिर आम आदमी के लिए है, क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स सीखना भी आपको सिखाएगी। और फिर सर्टन जो पास्ट के हवाले से कुछ ऐसी किताबें होती हैं जब आप उनको पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको पास्ट समझ आता है कि पास्ट में जो मुख्तलिफ मराहल गुजरे हैं या वेव्स आई हैं वो क्यों आई हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, ज़रूर पढ़िएगा, देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हमने पाकिस्तान के मौसम का तो जिक्र किया और इस टाइम क्या सिचुएशन है उसका शो के आगाज़ में जिक्र किया। अब ज़रा जिक्र करते हैं अमेरिका और कनाडा समेत दुनिया के कई ममालिक का जो शदीद सर्दी की लपेट में है। बर्फानी तूफ़ानों ने वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी को बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत अमेरिका की दर्जनों रियासतों में सर्द हवाओं के साथ बारिश और शदीद बर्फबारी जारी है और अमेरिका भर में 19,000 परवाजें मनसूख हो गई हैं। वाशिंगटन में वफाकी दफातर बंद है। आर्कनसास, न्यू इंग्लैंड तक 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी है। शदीद ख़राब मौसम के बायस सड़कें और तालीमी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ शुमाली इलाकों में 20 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जो दर्जा हरारत है वो -31 सेंटीग्रेड तक गिर गया है। कुछ इलाकों में दहाइयों की शदीद तरीन सर्दी महसूस की जा रही है। न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी में 8 अफराद की लाशें खुले मकामात से मिली हैं और जो महकमा मौसमियात है उसने अलर्ट कर दिया है कि आइंदा दिनों में मुमकिना तौर पर एक और बर्फानी तूफान मशरकी साहली इलाकों को मुतासर कर सकता है और उधर कनाडा में भी बर्फानी तूफान से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर आए। और शदीद बर्फानी तूफान ने सुबह ओंटारियो के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया है। टोरंटो में 22 इंच तक रिकॉर्ड बर्फबारी हुई है। गाड़ियां बर्फ से ढक गई हैं। टोरंटो के एयरपोर्ट पर 18 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है और 900 जो मनसूख बताई जा रही हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं क्योंकि ये तब्दीली है माहौल में एक बहुत बड़ी और कई सालों के बाद देखी जा रही है। माहिर माहौलियात हैं मरियम शब्बीर, हमें यूएसए उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप क्या सोचती हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल देखने में आ रही है ये काफ़ी अनयूजुअल है, एक एनॉमली है?
जी बिल्कुल, आप देखिए कि ये जो सूरत हाल आपने यूएस और कनाडा में बताई, बेसिकली इस फिनोमेना को पोलर वॉर्टेक्स बोलते हैं। इसमें होता ये है कि जो नॉर्थ पोल में जो टेम्परेचर, लो प्रेशर, जो हवा का एक समझे कि एक जमा हुई होती है वहाँ पर, तो जैसे ही टेम्परेचर ड्रॉप करते हैं तो वो फिर हवा जो है वो साउथ वर्ड की तरफ मूव करती है, तो आपको इस किस्म के कोल्ड स्पेल्स आपको डेफिनेटली एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो क्लाइमेट चेंज होता है, इसकी वजह से जो हवा का एक तरह का झुंड जो पोलर वॉर्टेक्स जो होता है वो उसको अफेक्ट करता है, उसकी गर्म हवाएं भी उसके साथ जब मिक्स होती हैं तो आपको फिर कोल्ड स्पेल जो है वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जितनी भी आपको मिलती हैं उन एरियाज के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपने जितने भी ये यूएस और कनाडा के जो इलाके गिनवाए, ये सारे ईस्टर्न साइड पे ये सारे लगते हैं और वो उन्हीं एरियाज को वो फिर अफेक्ट करता है। ये पहले भी फिनोमेना हो चुका हुआ है, 2019 में हुआ था एट अ स्मॉलर स्केल, इतनी ज्यादा स्टेट्स अफेक्टेड नहीं थी। लेकिन इस साल चूंकि ऑफ कोर्स काफी जो है वो इंचेस ऑफ स्नो जो है वो हर जगह देखने को मिली है, चाहे वो मॉन्ट्रियल है, कनाडा के जो कुछ इलाके आपने ओंटारियो वगैरह गिनवाए, वो साथ ही बॉर्डर यूएस के लग रहा होता है। यूएस की भी जितनी वर्मोंट और न्यूयॉर्क और बॉस्टन और जितनी स्टेट साथ लग रही होती हैं, न्यूयॉर्क वगैरह, उन सबको भी ये उसी तरह से इफेक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली कल्प्रिट जो है, जो इन एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स होते हैं, उसके पीछे आपका क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ही होता है, क्योंकि आपके ये जैसे ही क्लब करता है आपके लोकल जो आपके कंडीशंस होती है, वेदर पैटर्न्स या जो कंडीशंस आपकी होती हैं, मिसाल के तौर पर एक शहर में कितनी गाड़ियां हैं, उनकी फ्यूल और इंजन क्वालिटी क्या है, कचरे का निज़ाम क्या है आपका, कितनी पॉपुलेशन आबाद है, एनर्जी एमिशंस जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह से भी होती हैं, आपके हीटिंग और कूलिंग सिस्टम की वजह से वो आपके कितने कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं, ये जब उनके साथ मिक्स होता है तो आपकी जो है जो लोकल कंडीशंस होती हैं वेदर की, वो अफेक्ट हो रही है। तो मरियम, इससे तो देखकर यही लगता है कि इन फ्यूचर ये सब कुछ मजीद वर्स हो जाएगा जिस हालात से, जिस स्पीड से हम आगे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए हम ये तो नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऐसा ही वेदर पैटर्न हमें दोबारा शायद देखने को मिले क्लाइमेट चेंज की वजह से, लेकिन डेफिनेटली एबनॉर्मलिटीज वेदर में आपको देखने को मिलेंगी, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि हमें एक अरसे से नजर आ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज और उसकी जो एमिशंस फॉसिल फ्यूल्स की हैं वो बहुत एविडेंट हैं अभी तक, कई दहाइयों से, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, चाहे यूएस की बात करें। आप यूएस में देखें, गर्मियों में भी बारिशें बहुत कम हुई थी, तो बहुत सारे इलाकों में जो है वो पानी के मसाइल थे, जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी है उसके मसाइल हो गए थे, जो लेक्स थी वो थोड़ी ड्राई पड़ गई थी, उनमें वाटर टेबल कम हो गए थे, वाइल्ड फायर्स इनिशिएट हुई थी, टेक्सास में फ्लडिंग आप लोगों ने भी कवर की थी, आपको याद होगा, गर्मियों में वो फ्लडिंग देखने को मिली। तो चाहे कनाडा है, चाहे यूएस है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे दुनिया के कोई भी शहर आप उठा के देख लें, आपको इसी किस्म की वेदर एबनॉर्मलिटीज और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आपको इसी तरह क्लाइमेट चेंज जो मिशन से कम तो हो नहीं रही, आपको यही आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगी जो एबनॉर्मलिटीज हैं। तो राइट नाउ मरियम बताइएगा कि इस वक्त तकरीबन 14% पॉपुलेशन है अमेरिका की जो मुतासर हुई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 26 रियासतों को असरअंदाज किया है और जो शुमाल मशरक़ की रियासतें वो खासकर बहुत असरअंदाज हुई हैं। और ख़ासकर अगर बात करें टेनेसी, मिसिसिपी और लुजियाना, टेक्सास, इस तरह की रियासतें जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो है उन्हें हिट किया है ये स्टॉर्म, तो उसके हवाले से बताइएगा। जी कुछ इलाकों में जो है वो पावर आउटेजेस के प्रॉब्लम डेफिनेटली जो है वो हुए थे, लेकिन यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, उनकी ट्रेनिंग इस किस्म की होती है कि वो आपको बर्फ़ जो क्लियर जो होती है उसको काफ़ी इफेक्टिव तरीके से करते हैं, क्योंकि इन नॉर्मल जो वेदर पैटर्न्स आपके इन इलाकों में देखने को मिलते हैं, जब स्नो स्टॉर्म्स नहीं आते हैं तो भी नॉर्मली इन इलाकों में बर्फबारी हो रही होती है। इतने इंचेस ऑफ स्नो ऑफ कोर्स हर साल नहीं होती जो इस साल है, तो वो उस लिहाज से उनकी प्रिपरेशन तो होती है। एक तो पावर आउटेजेस है, दूसरा जो कुछ जो होमलेस लोग होते हैं ऐसे इलाकों में, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हर एक के लिए रेंटल प्लेस या घर अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो आपको डेफिनेटली उसको जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कर रहे होते हैं। जो आपके होमलेस हैं उनकी डेथ्स सर्दियों की वजह से हो जाती होती है, या जो लोग रिहैब वगैरह से भाग के आए होते हैं में अफेक्ट कर रही होती हैं। अच्छा जी मरियम, ये तो हो गया जिससे हम सफ़र कर रहे हैं, पाकिस्तान का भी आपने जिक्र किया, डेफिनेटली यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज हुआ है और जिस तरीके से हमें अफेक्ट कर रहा है, हमारी लाइफ को वो कर रहा है, हमें पता चल रहा है। जिस तरह से रिकॉर्ड बारिशें हुई, सैलाब आए और उसके बाद की फिर जो सूरत हाल है कि इस बार उन इलाकों में बर्फबारियाँ हुई जहाँ पर 16 साल पहले या 20 साल पहले हुई थी और शिद्दत की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को मुतासर कर रहा है, जिसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो
हिस्सा बनते हैं इस सारे चेंज में, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे इंतहाई इक़दामात हैं जो हमें बर वक्त लेने चाहिए ताकि जैसे मैंने जिक्र किया इन फ्यूचर अगर अभी हमने कुछ कंट्रोल ना किया तो मजीद तबाही और बर्बादी की तरफ हम जाएंगे? जी एब्सोल्युटली, सबसे जो मेजर आपका कल्प्रिट है वो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो ऑयल और गैसेस का जो इस्तेमाल जो है वो खासतौर पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। एक तो उनमें कमी लाने की ज़रूरत है और जो क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस जो हर साल होती हैं कि किसी न किसी मुल्क में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वक्त यही डिस्कशन हो रही होती है कि किस तरह से रिन्यूएबल्स की तरफ मूव हुआ जाए और किस तरह से फॉसिल फ्यूल से फेज आउट उसको आहिस्ता आहिस्ता किया जाए, जो कि ज़्यादा सक्सेस हमें तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से होती नज़र आती नहीं है। साथ ही साथ जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके लिए ज़रूरी है कि जो अडेप्टेशन और मिटिगेशन की मद में जो क्लाइमेट जस्टिस की मद में हमें फंड्स मिलने हैं उनको ज़रूर परसू जो है वो तरक्की याफ्ता ममालिक से करते रहे हमारी गवर्नमेंट्स, ताकि वो फंड आएंगे तो हम अडेप्टेशन और मिटिगेशन पर यहाँ पे लगा के लोग की रेजिलियंस बिल्डिंग करेंगे, तभी लोग एटलीस्ट अपनी जानें बचाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी हुकूमतें उससे बेहतर करने के लिए काबिल हो सकेंगी और साथ ही साथ जो है वो हम जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस क्रॉप्स या जो लाइवलीहुड सोर्सेज है उनके ऊपर भी उसी हिसाब से फिर काम करने के लिए हमें ऑफकोर्स ढेर सारा पैसा और फंड्स चाहिए, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक की जिम्मेदारी है, जो कि हमें होता नजर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। और आने वाले वक्तों में फिर एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स आपको इसी किस्म के आपको देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया में। राइट, तो ये बताइएगा कि इस वक्त जो स्टेट है वो क्या कर रही है, रियासतों में हुकूमती लेवल पर क्या हो रहा है इस स्टॉर्म से नबर्द आज़मा होने के लिए? जी बिल्कुल, इमरजेंसी की सूरत हाल जो है वो हर स्टेट ने अपनी जो है वो डिक्लेयर की हुई है, जिसमें आपके जो रिस्पांस देने वाले इदारे हैं जिसमें 911 और आपके जो इमरजेंसी रिलेटेड जितने भी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस जितने भी इदारे हर स्टेट में होते हैं वो ऑफ कोर्स जो है वो इट्स वन कॉल अवे, जो स्नो रिमूवल है उस पर जो है वो काम किया जा रहा है। साथ ही साथ और नॉर्मली भी जब ये स्नो स्टॉर्म्स नहीं भी होते तो रेगुलरली स्नो रिमूव की जा रही होती है। तो बहुत आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा अरसा जो है वो ज़िंदगी यहाँ पे मफलूज होकर रहेगी। जो क्लासेस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जैसे आपने जिक्र किया था वहाँ पे इन पर्सन अगर क्लासेस नहीं होती तो वो ऑनलाइन शिफ्ट कर लेते हैं। तो मामूलाते ज़िंदगी जैसे तरक्की पजीर ममालिक में जैसे हो रहा होता है वैसे तरक्की याफ्ता ममालिक में आपको उस तरह के लेवल के नुकसान देखने को नहीं मिलते, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन इकनॉमिकली वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो कवर कर लेते होते हैं जितनी भी जो नुकसान हैं बहुत कम टाइम में। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। मरियम शब्बीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। पूरी दुनिया चेंज से किस तरह से मुतासिर हो रही है और क्या क्या अभी वक्त की ज़रूरत है, इकदाम जो हमें कर लेने चाहिए, इस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। मुलाकात का वक्त है। एक्सप्रेसो में एक ऐसी बासलाहियत तालिबा से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने चंद माह में जापानी ज़बान में ऐसी महारत हासिल की है कि सबको हैरान कर दिया है। इस्लामाबाद में होने वाले 15वें जापानी ज़बान स्पीच कॉन्टेस्ट में इन्होंने कामयाबी हासिल की है, जहां मुल्क भर से 66 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। वहीं इस्लामाबाद की 15 साल तालिबा वादिया फातिमा ने अपनी शानदार जापानी ज़बान की महारत और पुरअसर तकरीर के जरिए ऑल पाकिस्तान मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की है। और ये मुकाबला काकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जापान के ज़रिए तमाम था। जापान के सफारतखाने के ताउन से मुनक्किद किया गया था, जहाँ मुकाबले का मौजू था माई ड्रीम। वादिया फातिमा की तकरीर ने न सिर्फ जजेस बल्कि तकरीब की मेहमान खुसूसी जापान एम्बेसी की सेकंड सेक्रेटरी को भी बेहद मुतासर किया। वादिया की इस कामयाबी को मजीद खास बनाने वाली बात यह है कि उन्हें अपनी गैर मामूली कारकर्दगी के एतराफ़ में जापान के शहर ओकियामा में स्कॉलरशिप भी हासिल हो गई है, जो किसी भी तालिब इल्म के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो उनके इस एजाज़ के हवाले से उन्हीं से बात कर लेते हैं। वादिया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं वादिया आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, आई एम फाइन। वादिया, ये तो आप छा गई हैं जिस तरीके से आपने तकरीर की और उसके बाद फिर आपको जिस तरह से स्कॉलरशिप मिली है, कैसा फील कर रही थी आप उस वक्त? उस वक्त तो मेरे से ये बात प्रोसेस भी नहीं हो रही थी कि मैं विन कर चुकी हूँ पहली बात, और फिर स्कॉलरशिप का तो मुझे बाद में जाके आइडिया हुआ था। तो वादिया, ये कैसे हुआ कि आपने चंद माह में ज़बान सीख ली? ये तो इतनी कदीम ज़बानों में से है, मुश्किल ज़बानों में से है, जिसको सीखना बहुत ही मुश्किल है। तब भी मैं बिगिनर लेवल पे थी, मुझे पूरी जापानीज नहीं आती थी ऑब्वियसली। मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल पे थी, लेकिन जो मैंने अपनी स्पीच राइट की थी वो मैंने खुद ही राइट की थी। जो मुश्किल लफ्ज़ है उनके लिए मैंने ट्रांसलेटर यूज़ कर लिया और बाकी मैंने खुद मेमोराइज किया। तो वादिया, ये जापानीज सीखना जो है ये कब शुरू किया आपने? कब शौक हुआ आपको कि मैं जापानीज जो है इसका इंतखाब करूं अगर मैंने एक लैंग्वेज सीखनी है? और इसमें पूरे प्रोसेस में क्या चैलेंजिंग था सबसे ज़्यादा आपके लिए?
जापानीज सीखने का शौक तो मुझे छोटे होने से था, लेकिन जो असल में सीखने की अपॉर्चुनिटी है ना, वो मुझे अब जाके मिली थी। तो मैंने बिटवीन जुलाई के वक्त ही स्टार्ट की थी जापानीज, सेल्फ लर्न करना ही शुरू किया था मैंने। और सबसे डिफिकल्ट पार्ट तो उसके असल में जापानीज में 3 मोड्स हैं लैंग्वेज के। जैसे उर्दू में हमारे पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर सेट है, तो जापानीज में 3 कैरेक्टर सेट्स हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। राइट। और उसके साथ आपको पता है कि जब भी आप जबान सीखते हैं उसके साथ एक कल्चर के बारे में भी आपको आगाही मिलती है, तो क्या आगाही मिली आपको? जापान के बारे में तो मुझे पहले से ही काफी पता था उनके कल्चर के बारे में, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे उनके बारे में यही लगी कि टाइम मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी है। डिसिप्लिन है। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं कि जो आपकी तकरीर थी माय ड्रीम, जिस पर आपने बात की, क्या मैसेज आपने उसके थ्रू दिया जापानीज में? मेरा ड्रीम वैसे पर्सनली जो मैंने वहाँ पे बताया वो टू ट्रैवल द वर्ल्ड था, एंड मोस्टली उसमें से मैं यही बताना चाहती थी कि आई एंजॉय डाइवर्सिटी और मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है। वादिया, अगर आपसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे सामने भी बोलिएगा, क्योंकि हम और हमारे नाजरीन बड़े इश्तियाक से आपको देख रहे हैं कि आप एक पाकिस्तानी होने के साथ साथ आपने जो है वो स्पीच वहाँ पे की है, तो कुछ 2 बोल यहाँ पर भी हो जाए। ओके, मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। कोन्निचिवा, वताशी नो नामाए वा वादिया फातिमा देसु, वताशी वा 15 साई देसु, कोकोसे देसु। जबरदस्त वादिया, जिस तरह से आप बोल रही हैं, जितनी फ्लुएंसी से लग नहीं रहा कि ये कुछ मुझे तो लग रहा है कि वादिया कोई लीनिएज में जापानीज तो मौजूद नहीं है आपके। बहुत ही आपने शानदार तरीके से बात की। थैंक यू। अच्छा वादिया, मुझे ये बताएं कि अब स्कॉलरशिप मिल गया, अब आपने जाना है वहां पर, क्या प्लान्स हैं, कितनी एक्साइटेड हैं आप? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेरा छोटे होने से ड्रीम था जापान जाने का, और अब लाइक दैट ड्रीम इज कमिंग ट्रू। बस मुझे अब जापानीज पे अपनी फोकस करना है, एंड आगे का मेरा ड्रीम यही है कि मैं जापान में स्टडी करूँ। तो इसमें मुझे ये बताइए कि जो स्कॉलरशिप है, इसमें कुछ स्पेसिफिक कोर्स है जो आपने करना है जाकर, या फिर आप जो भी पढ़ना चाहें स्कॉलरशिप की बेस पर आप वहाँ जाकर पढ़ सकती हैं? मैं जो भी पढ़ना चाहूँ मैं वहाँ पे जाके पढ़ सकती हूँ। इट डिपेंड्स ऑन माय सब्जेक्ट्स। और वो टोटली फंडेड होगा आपके लिए? फुली लाइक पार्शली फंडेड होगा मेरे लिए। राइट। तो वो चाहेंगे कि आप जापानीज भी साथ साथ सीखें, क्योंकि आपके जरिए एक बहुत बड़ा ब्रिज कायम हो सकता है जो जापानीज कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर के माबैन। देखिए, मैं तो यही सारों को कहना चाहूंगी कि अब आप बाकी साइडों को छोड़ दें, अब आप जापान की तरफ आएं। जापान इज द बेस्ट। राइट। अच्छा वादिया, मुझे ये बताएं कि अब कभी जब आप सीख रहे होते हैं कोई जुबान, तो तब आप उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहते हैं? हुआ है कभी घर में आपसे कोई उर्दू में बात कर रहा हो और आपने उसे जापानीज में जवाब दे दिया हो? काफी बार ऐसा हुआ है। मेरी मम्मा एक्चुअली मुझे मदद करती हैं सीखने में, और उन्होंने खुद भी कुछ लफ्ज सीखे हुए हैं जापानीज के। जब मुझे उठाना होता है तो आ जाती हैं, जापानीज में बोलने लग जाती हैं, इवन उनको समझ नहीं आती, बस वो कभी निहोंगो निहोंगो करती रहती हैं। ये मैं यही पूछने वाला था कि कहीं आपने इनहेरिट तो नहीं किया उनसे ये जापानीज लैंग्वेज का लव? नहीं, मेरी मामा को कोई जापान का पहले शौक नहीं था। अच्छा, तो अब ये जो है, अब मेरा ख्याल है आपकी ये ड्यूटी बन गई होगी कि कुछ जो नए वर्ड्स हैं वो मामा को जरूर सिखाती रहे रोज, ताकि आपसे जब आप वहां चले जाएं फिर आपसे कम्युनिकेशन उनकी जो है वो जापानीज में ही हो। मैं तो उनको सिखाती रहती हूँ, बस वो अलग बात है, वो खुद भूल जाती हैं। राइट। वादिया, वैसे मिशंस होते हैं यहाँ पर जो कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज के जरिए जो है अपने कल्चर को, अपनी ज़बान को फ़रोग देने के लिए बहुत सारे जो है मौजूद होते हैं, स्कॉलरशिप्स भी। तो डिड यू प्लान इट फर्स्ट, या फिर ये एक इत्तेफाक था कि आपको ये स्कॉलरशिप मिल गया? ऑनेस्टली इत्तेफाक ही था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा ड्रीम ये पूरा हो सकता है जापान जाने का और इवन जापानीज लर्न करने का। तो मैं पहले ऐसे कुछ नहीं सोच के गई थी कि मैं यहाँ पे वो स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आपका दिल चाह रहा है कि एक बार फिर सुने, 2-4 बोल और सुने? वादिया से हम कुछ और भी सुने। वादिया, हम चाहेंगे कि हमें जापानीज में हमसे कुछ और भी आप बात करें, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन तो डेफिनेटली आपसे ही कराएंगे। चले, मैं आपको थोड़ी सी अपनी स्पीच ही सुना देती हूँ। श्योर। 今日私の夢について話したいと思います。私の夢は世界を旅することです。小さな頃から世界奥な地図を見て、ここに行ってみたいと夢見てきました。
जबरदस्त। अब इसकी ट्रांसलेशन भी बता दें, आपने क्या बोला है, ताकि हमें हमारे लिए आसानी हो। हम तो सिर्फ साउंड में ही महव हो गए हैं, बिल्कुल खो से गए हैं, लॉस्ट इन द साउंड। अच्छा बताइएगा क्या मतलब है इसका? मैंने पहले बताया कि आज मैं अपने ड्रीम के बारे में बात करने आई हूँ, और मेरा ड्रीम है टू ट्रैवल द वर्ल्ड। जब से मैं छोटी बच्ची थी तब से मैं तब से मेरा ये ड्रीम था बेसिकली, ऐसे मैंने बताया। राइट। अच्छा वादिया, मुझे ये बताएं कि अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है वो सीखने में हमारी यूथ जो है वो आगे आगे नज़र आ रही है। अब ये रुझान बढ़ गया है। जापानीज़ में भी अगर देखा जाए, चाइनीज़ देखी जाए, इसमें लोग जो है वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो स्टूडेंट्स हैं जो इस तरह की कोई लैंग्वेज की तरफ आना चाहते हैं, उसे सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? ऑनेस्टली मैं तो उनको मोटिवेट ही करूंगी कि आप डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करें, डिफरेंट बी अ लिटिल मोर डाइवर्स। इंग्लिश के अलावा भी बहुत लैंग्वेजेस हैं। बिल्कुल। और ये आपके साथ तो इत्तेफाक हुआ है, लेकिन क्या आप ये सजेस्ट करेंगी बाकी लोगों को कि इसके साथ भी, इस ज़बान के साथ भी बहुत सारी मरात ऐसी मौजूद हैं जो आप डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस सीखने की बात करते हैं, जैसा इंग्लिश है, फ्रेंच है, और बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, इलाके हैं जहां पर ज़बान की बेस पर आपको जो है खुशामदीद कहा जाता है। तो आपको लगता है कि जापानीज भी उन्हीं ज़बानों में से एक है? बिल्कुल। जापान इज लाइक, अगर आपको जापानीज आती है ना, जैसे कनाडा में कहते हैं कि आपको फ्रेंच आती है तो आपको बस आपके लिए सही है, वैसी जापानीज। यस, तो जापानीज आपको आती है तो आपके इट्स एन ओपन डोर। जबरदस्त। थैंक यू सो मच वादिया फातिमा हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम बात कर अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो T20 वर्ल्ड कप सर पर आ गया है। सूरत हाल दिन ब दिन दिलचस्प होती जा रही है। ICC की जानिब से बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने के बाद मामला अभी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ है और सबकी नज़रें अब पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं? इस हवाले से अपनी जो ऐलान है जुम्मे या पीर को मुतवक्की है। बांग्लादेश को इवेंट से बाहर करने के बाद मीडिया नुमाइंदों को भी सुर्ख झंडी दिखा दी गई है, जिसने सवालात को मजीद जन्म दे दिया। और दूसरी जानिब खुशखबरी है जी, वो ये कि ICC अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए अपना मजबूत कदम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान अपना अगला अहम मैच 1 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलेगा और सेमीफाइनल में रसाई के लिए इस मैच को बड़े मार्जिन से जीतना भी लाजमी होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान सुपर लीग की, तो PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की नीलामी की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। पाकिस्तान सुपर लीग के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी पैगाम के मुताबिक गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन आइंदा माह की 3 तारीख तक जारी रहेगी। बिल्कुल। और PSL का 11वां सीजन 26 मार्च से शुरू होगा, जिसमें 2 नई टीमें हैदराबाद और सियालकोट भी हिस्सा ले रही हैं। PSL की तारीख में पहली मरतबा खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग की बजाय नीलामी होगी, जिसकी तारीख 11 फरवरी मुकर्रर की गई है। नीलामी के अमल में फ्रेंचाइज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, इस पर हम बात करते हैं। बात करने के लिए चौधरी इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। राइट, तो सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में शिरकत के इम्कानात आप कितने रोशन देख रहे हैं? देखें, इस पे 2 लोगों के ओपिनियन है, 2 स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ कहते हैं जाना चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए। आई पर्सनली बिलीव कि पाकिस्तान को जाना चाहिए, और जो मेरे सोर्सेज हैं वो भी मुझे यही बता रहे हैं, इंडिकेटर्स यही है कि पाकिस्तान जाएगा। हाँ, वो अपना इत्तेजाज जरूर रिकॉर्ड करता रहेगा इन टर्म्स ऑफ ये कि आप वो ब्लैक पट्टियां बांध के आप मैचेस खेलेंगे और अपनी विक्ट्रीज को जो है, अगर कोई विक्ट्री हासिल करते हैं तो फिर आप उनको डेडिकेट करेंगे। तो इस तरह का अभी तक का प्लान किया जा रहा है। ना खेलने की कोई लॉजिक ये सच बनती नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जो आपके कंसर्न थे, आपकी जो ग्रीवियंस थी, वो एड्रेस हो चुकी है। आपने हाइब्रिड मॉडल मांगा, इंडिया ने भी मांगा था, आपने भी मांगा, आपको भी मिल चुका है। 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपने प्रोटेस्ट करना है तो करें। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब आप 10 साल प्रॉब्लम में थे, आपकी जो क्रिकेट कंट्री में नहीं हो रही थी, तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं था, आपने अपनी वो फाइट अकेले लड़ी। ठीक है, राइट के साथ राइट रहना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं ये कहता कि कभी पास में वो खड़े नहीं थे तो आपको भी खड़ा नहीं होना चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। बट आपको ये दूसरे सर्कमस्टांसेस भी देखने हैं कि अगर लेट्स अज्यूम आप नहीं जाते, बाइकआउट करते हैं, तो इसके रेप्लिकेशन क्या आएंगे। आप ये देखें कि आपका पूरे का पूरा बोर्ड जो है वो ICC की फंडिंग के ऊपर खड़ा है, कोई इंडिपेंडेंट इस तरह अर्निंग तो नहीं है। उसकी इम्प्लीकेशन बड़ी स्वेयर हो सकती है। वो आप पे बैन भी लगा सकते हैं, वो आपकी जो PSL है
इसमें फॉरेन प्लेयर की जो इंडक्शन है वो रोक सकते हैं, आपकी बायलैटरल सीरीज रोक सकते हैं, $40 मिलियन का लॉस आपको हो सकता है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप बेयर नहीं कर सकते समहाउ। तो अगर तो कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है, तो फिर ठीक है, आप कश्तियां जला के आए, बट मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज है। और अगर पाकिस्तान को कभी बाइकआउट करना था तो मेरा ख्याल है दैट वाज द राइट मोमेंट कि जब चैंपियन ट्रॉफी आप होस्ट कर रहे थे और भारत ने आने से इनकार किया था, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था कि आप कह रहे हैं कि जो हमारी डिमांड थी वो तो पूरी की गई है। बांग्लादेश वाले मामले पे हरदर्मी भारत ने दिखाई है और उस पर डेफिनेटली एहतजाज जिस तरीके का होगा वो रिकॉर्ड करवाएगा पाकिस्तान। अभी फैसला हम देखते हैं कि क्या किया जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म साहब से डिस्कशन की है और कोई अच्छा फैसला ही किया होगा जो डेफिनेटली हमारी टीम के लिए भी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हमारा फैसला होगा या जो अभी जो हालात चल रहे हैं इनके पेश नज़र, जो हमारा अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप चल रहा है और उसके लिए हमारा जो अगला मैच अब हमारा जो है भारत से टाकरा है, तो उस पर भी कोई असर होता हुआ देख रहे हैं आप? देखिए, मेरा इसमें बड़ा क्लियर, मैं इसमें क्लैरिटी रखता हूँ, वो ये है कि ये सब फाइनेंशियल की गेम है कि जितनी मर्जी बातें करते रहे, जितनी मर्जी चीजें होते रहे। अभी याद है आपको 3 मंथ पहले हमने एशिया कप के अंदर 3 मैचेस खेले हैं। क्यों खेले हैं? आपका जो ACC था उसका कॉन्ट्रैक्ट था ब्रॉडकास्टर के साथ 5 ईयर का, तो ब्रॉडकास्टर ने कहा भाईजान पैसे आपने देने हैं, हमसे ले चुके हैं, मैचेस खेले। इंडिया भी आया, पाकिस्तान भी आया, शेक हैंड नहीं हो रहा, लेकिन मैचेस खेले और 1 दफा नहीं 3 दफा खेले। अभी भी मुझे ये लगता है कि ये जस्ट वाटर टेस्टिंग है, ये सिर्फ एक हाइप बनाने की चीजें हैं। कहीं ना कहीं इवेंचुअली सबको कंपल्शन होगी सबके ऊपर, वो बाउंड है खेलने के लिहाज से। देखिए ना, पूरे वर्ल्ड कप का रेवेन्यू एक तरफ है और पाकिस्तान इंडिया के मैच एक तरफ है, लेकिन ये जो अभी अंडर 19 की परफॉर्मेंस है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये परफॉर्मेंस जो न्यूजीलैंड को बड़ा बासानी हराया गया है, तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ जो मुकाबला है वो भी बड़ा शानदार होगा? देखिए, आपको फाइनल भी याद होगा, हम ग्रुप स्टेजेस का जो मैच था भारत अंडर 19 से, हम बड़ा पहला राउंड मैच बड़ा वो इजीली जीते थे हमसे, बट हमने जो फाइनल था वो तो टोटल वन साइडेड अफेयर किया हमने और बड़ा ह्यूज 190 मार्जिन के साथ पाकिस्तान ने एशिया कप जीता। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारी बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी है और दुनिया की जितनी भी टीमें हैं सबसे अच्छी बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की है। अब बैटिंग के अंदर बात करते हो तो काफी अच्छे प्लेयर है, बट समीर मनहास एक ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एक बच्चा है, ऐसी कमोडिटी है कि वो जब खड़ा होता है तो वो गेम को सिंगल हैंडली अवे ले जाता है। तो अल्लाह ताला उसको और कामयाबी दे। वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्राइट स्टार है, बहुत बड़ा फ्यूचर है उसके पास। तो जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंसेस है और हर मैच में जो पाकिस्तान अभी 2 मैचेस जीता है उसमें भी उसकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस है। तो ये सबसे बड़ी रीजन और मेन रीजन जो अली आपकी बात थी वो ये कि हमारी बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप जो है ना जी, चाहे पेसर की बात करें, कुर्बान की बात करें, अली रजा की बात करें, इवन स्पिनर के अंदर मोहम्मद कमर जो है वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक आपके पास ब्लेंड है पेस बैटरी का और स्पिनर का भी, जिसको जो मेरा ख्याल है कि आपको डिफरेंशिएट कर रहा है बाकी तमाम टीमों से। सही है। अच्छा इरफान, अगर अब हम दूसरी जानिब देखें, PSL 11 के हवाले से जो हमने बात की, ड्राफ्ट के बजाय अब ऑक्शन का जो फैसला है, आपको क्या लगता है ये जो कदम है इससे लीग का मेयार बेहतर होगा? बिल्कुल, ये एक नई चीज है। देखें, वक्त के साथ इवॉल्व होना है, चेंज आना चाहिए और सबसे बड़ी रीजन ये थी कि जो पहले आप मल्टीपल लोगों को आप रिटेन करते थे, अब जो बात की जा रही है कि शायद 3 प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हैं, बाकी तमाम प्लेयर जो है वो ऑक्शन पे जाएंगे। अभी इसकी तरफ से एग्जैक्ट प्रेस रिलीज तो नहीं आई, बट एक प्लान जरूर आ चुका है। प्लेयर की ब्रैकेट भी आ चुकी है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स भी, और डॉलर्स में नहीं होगी, पहली दफा रुपीज में होगी ताकि कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। तो ये इस तरह का पूरा एक प्लान बनाया गया। जो लास्ट संडे गुजरा है उसमें आपने देखा होगा कि तमाम फ्रेंचाइज ओनर प्लेयर्स उनको बुलाया गया, उसका कॉन्सेप्ट भी बताया गया, एक पूरी उसकी जिसे कहना चाहिए गाइडलाइन प्रोवाइड की गई। तो ये मेरा ख्याल है कि एक लीग को इवॉल्व होते हुए जब 2 टीमें और ऐड हो रही हैं, प्लेयर और आ रहे हैं, आई एम श्योर कि ये बड़ी अच्छी चीज है और एक दफा इसको ट्राई करना चाहिए ताकि ये इन्वॉल्वमेंट लोगों की ज्यादा है। कई दफा होता है कि आप रूटीन की जब मोनोटोनस चीजें कर रहे होते हैं उससे इंटरेक्शन लेवल कम हो जाता है। तो आई एम श्योर ये सबके लिए एक नई चीज होगी। ऑक्शन हो रही है और अभी रिसेंटली आपने देखा है कि जब 2 टीमों की भी ऑक्शन हुई है तो वो जो प्राइस बेस प्राइस से वो कहाँ काम चला गया। बाकी टीमें 60-70 करोड़ पे चल रही हैं और जब नई 2 टीमें आई, एक अरब 75 करोड़ की बिकी, दूसरी फिर 1 करोड़ 85 करोड़ की बिकी। तो
तो आपने देखा कि कितना ह्यूज बेनिफिशियल रहा ये वीसीबी के लिए। तो आई एम श्योर ये लड़कों के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल होगा, ये प्लेयर्स को भी जब उस तरह होगा, और ये इससे इंटरेस्ट भी ज्यादा बनेगा लोगों का। अभी तो एक और टीम जो है उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि वो 200 को टच करेगी, तो उसको आपको लगता है कि करेगी? बिल्कुल, जो हाइप तो बन चुकी है, जो जिस तरह का माहौल होता है ना जी, वो बन चुका है। वो तो बता रहा है कि इंडिकेटर तो शो कर रहे हैं कि जाएगा, ऊपर जाएगा, और जाना चाहिए भी। ये हमारी इस ब्रांड की, इस कमोडिटी को खूबसूरत बनाने के लिए, इसके स्टेचर को बड़ा करने के लिए बड़ी जरूरी है। देखिए, आप जब भी बात करते थे कि ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लीग है, तो जो नंबर 1 है उसको आप पैसों से बड़ा करते थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि फाइनेंशियल की बजाय, आपको मॉनेटरी वैल्यूज की बजाय आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे बात करनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हम किस तरह गेज करते हैं जी, उधर एक प्लेयर 25 करोड़ का बिक गया जी, अच्छा जी वो 23 करोड़ का बिक गया, आपका प्लेयर 2 करोड़ का बिक रहा है। तो ये आप फाइनेंशियली गेज करते थे उनकी प्राइस मनी को और लोगों को, लग आपको क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के ऊपर, स्टैंडर्ड के ऊपर बात करनी चाहिए कि स्टैंडर्ड क्या है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रिकेट का अच्छा है, तो जिसकी वजह से आपने देखा कि इस दफा पीएसएल के अंदर 7, 8 या 10 प्लेयर ऐसे हैं जो आईपीएल छोड़ के पीएसएल में आ रहे हैं। तो वो उसी की कड़ी है। लोग उनको मालूम है कि हमें उतना पैसा नहीं मिलेगा और ये सब कुछ होगा, बट वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट उनको अच्छी खेलने को मिल रही है। उनको पता है कि हमारे फैंस ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा एंगेजमेंट हमारी बनेगी, इसी वजह से वो इसका पार्ट बन रहे हैं। राइट। अच्छा इरफान, ये जो कैटेगरीज का ऐलान भी कर दिया गया है, जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं जो ऊपर नीचे भी हुए हैं, कुछ गोल्ड से प्लैटिनम में चले गए हैं, जैसे कि साहबजादा फरहान है वो गोल्ड से प्लैटिनम कैटेगरी में चले गए हैं। इस कैटेगरीज में जिस तरह से जो प्लेयर्स को डिवाइड किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हर साल होता है जी। जो आपकी 1 साल की एक कमेटी है पीएसएल की, ओब्वियसली वो फ्रेंचाइज भी उसका पार्ट होती है समहाउ, वो गेज करती है परफॉर्मेंस के लिहाज से। साहबजादा फरहान ने जिस तरह 1 साल में परफॉर्मेंस दी है, सबसे अच्छा परफॉर्म किया, तो वो ऑब्वियसली बनता है उनका कि वो प्लैटिनम कैटेगरी में आए। फिर इनकी ब्रैकेट है प्राइस के हवाले से भी, वो उसी ब्रैकेट के अंदर उनकी बोली लगेगी, एक सर्टेन कैप है उसी के अंदर रह के करेंगे। गोल्ड का भी इसी तरह है, प्लैटिनम का भी, सिल्वर का भी ऐसे ही है। तो ये मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन भी देती है कि अगर कोई आज गोल्ड में है तो वो आगे प्लैटिनम की तरफ जाने की ट्राई करेगा, डायमंड की तरफ करेगा या प्लैटिनम की तरफ करेगा। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। अच्छा, आपको सियालकोट और हैदराबाद में कोई प्रेडिक्शन है हमें कि आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है? आपको अंदाजा अगर हो किसी प्लेयर के जाने आने का? देखिए, इट्स क्वाइट अर्ली टू से, अभी तो ये देखना पड़ेगा कि कौन बिडिंग में जाते हैं और किस तरह वो बोलियां लगाते हैं। ये तो खैर वक्त बताएगा, इतनी अर्ली तो शायद वाली मैं ना अज्यूम कर सकूं। बट आई एम श्योर कि मैं ये चाहता हूं कि अच्छा बैलेंस बने, प्लेयर डिस्ट्रीब्यूट हो, ये ना हो कि किसी एक टीम के अंदर सारा पावर पूल चला जाए और वो वन साइडेड अफेयर करे। एक डिस्ट्रीब्यूशन, एक बैलेंस होना चाहिए ताकि तमाम टीमों के जो मुकाबले हैं वो बड़े हेल्थ तगड़े किस्म के देखने को मिले। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी इरफान ज़हीर मौजूद थे। क्रिकेट की हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। बैक टू एक्सप्रेसो। अब याद करेंगे मुमताज शायर मुजफ्फर वारसी को, जिनको दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए। मुजफ्फर वारसी को हसानुल असर का लक़ब दिया गया। वारसी 23 दिसंबर 1933 में मेरठ के मोहल्ला सराय बेगम में पैदा हुए। मुजफ्फर वारसी को शेर कहने में कमाल हासिल था, लेकिन उनकी जामियत का सही अंदाजा आज तक कोई ना कर सका। मुजफ्फर वारसी को शोहरत नात गोई से हासिल हुई। वारसी ने नातिया कलाम, हमदुसना, गज़ल, नज़्म, शायरी का नया असलूब मुतारिफ करवाया। वो इस हजूम शायरा में किसी के यहाँ नहीं। नात गोयाई में उन्हें उनकी नुमाया खिदमात के एतराफ़ में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। छोटा सा ट्रिब्यूट था जो हमने उनको पेश किया। इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।